अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोसिस, जिसमें हमें सबसे पहले जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ऑर्थोसिस जो है वो होता क्या है। ऑर्थोसिस क्या होता है, स्प्लिंट्स क्या है, ऑर्थोटिक्स क्या है, ऑर्थोटिस्ट क्या है। तो ये बेसिक सा जो है वो हमें टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्थोसिस जो है वो क्या होता है। तो कह रहे हैं कि भी कोई भी जो बॉडी का पार्ट है, उसकी डिफ़ॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए जो ऑर्थोपेडिक अप्लायंस यूज़ होती हैं, उनको हम ऑर्थोसिस जो है वो बोलते हैं। सप्लीमेंट्स क्या हैं, वो भी टेम्परेरी ऑर्थोसिस को ही हम जो है वो सप्लीमेंट्स का जो है वो नेम दे देते हैं। नेक्स्ट फिर वो हमारे पास कह रहे हैं कि ऑर्थोटिक्स क्या है। वो कह रहे हैं कि ऑर्थोटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो है वो ऑर्थोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्थोसिस क्या होता है और उसके यूजेस जो हैं वो क्या है। तो मतलब ऑर्थोटिक्स जो है वो फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें हम ऑर्थोसिस और उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑर्थोटिस्ट जो है वो क्या होता है। तो ऑर्थोटिस्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि एक ऐसा हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है जो ऑर्थोसिस को पेशेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है, उनकी फैब्रिकेशन जो है वो करता है। तो हमारे पास जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोसिस, ऑर्थोटिक्स और ऑर्थोटिस्ट में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो मतलब क्या है कि ऑर्थोसिस वो अप्लायंसेस हैं जिसके बारे में हम ऑर्थोटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और जो इनको डिज़ाइन करता है, जो इनकी फैब्रिकेशन करते हैं, वो हमारे पास ऑर्थोटिस्ट हैं। तो हमारे पास जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का जो है वो हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि ऑर्थोसिस जो है वो क्या है, ऑर्थोटिक्स, ऑर्थोटिस्ट क्या है, सप्लीमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ब्रेस जो हैं वो क्या होते हैं, ताकि हमें फ़र्दर जो है वो नेक्स्ट समझने में आसानी हो। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोसिस जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो क्या है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और जो ऑर्थोसिस है उसकी हिस्ट्री हमारे पास क्या है, तो उसमें जो है वो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने जो है वो इसके सप्लीमेंट्स का और ब्रेसेस का जो है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि फ्रैक्चर को कोई डिसलोकेशन हो जाती है या कंजेनिटल जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, इनको करेक्ट करने के लिए जो हमने स्पोर्ट के लिए यूज़ किए थे वो सप्लीमेंट और ब्रेसेस थे, जिसके बारे में सबसे पहले हमें हिपोक्रेट्स ने बताया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गैलन है। गैलन ने जो है वो हमें स्कोलियोसिस ऑर्थोसिस के बारे में बताया था कि स्कोलियोसिस को ट्रीट करने के लिए जो ऑर्थोसिस यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रॉयज़ पेरे है, जो हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी जिसको जो है वो कहा जाता है। इसने 1557 के अंदर अपना सबसे पहला वर्क जो है वो पब्लिश किया था, जिसमें उसने हमें जो है वो स्कोलियोसिस के लिए स्टील ऑर्थोसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा ये कहा था उसने कि क्लब फुट को करेक्ट करने के लिए भी हम ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें उसने एंकल फुट ऑर्थोसिस को जो है वो डिस्कस किया है। तो मतलब इसने हमें जो है वो 2 तरह के ऑर्थोसिस के बारे में बताया, एक स्कोलियोसिस के लिए, दूसरा क्लब फुट के लिए। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि जर्मनी में जो है वो 1607 के अंदर ऑर्थोसिस के बारे में जो है वो बताया गया, जिसमें उन्होंने उन ऑर्थोसिस को जो है वो डिस्कस किया जो बर्न के पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स को जो है वो लिमिट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर को जो है वो कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए जो ऑर्थोसिस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि निकोलस एंड्री था, उसने हमें जो है वो ट्रंक ऑर्थोसिस के बारे में बताया, उसका हमें जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि ट्रंक ऑर्थोसिस जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंटोनियो स्कैरपा था, जिसने हमें जो है वो क्लब फुट ऑर्थोसिस के बारे में जो है वो बताया। हमने जो है वो पहले भी पढ़ा है कि क्लब फुट ऑर्थोसिस जो है वो के लिए हमने एंकल फुट ऑर्थोसिस को जो है वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जेम्स नाइट, जिसने लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस के बारे में हमें बताया कि लंबर और सेक्रल एरिया के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हैं, उनको करेक्ट करने के लिए भी हम ऑर्थोसिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस कहते हैं। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास थॉमस था, थॉमस ने हमें लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि वेट बेयरिंग के लिए हम लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हिपोक्रेट्स ने जो है वो क्या कहा था, गैलन ने जो है वो क्या कहा था, एम्ब्रॉयज़ ने क्या कहा था, जर्मनी में जो है वो ऑर्थोसिस के बारे में जो है उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था,
निकोलस एंड्री जो है जिसने हमें ट्रंक ऑर्थोसिस के बारे में बताया, ठीक है? तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम जो है वो ये देख रहे हैं कि एक जो रिहैबिलिटेशन टीम होती है उसके अंदर कौन-कौन से मेंबर्स हैं वो होने चाहिए। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि फ़िज़िशियन हमारे पास आ सकता है, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, सर्जन है, साइकोलॉजिस्ट, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सेज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो ये सारे हमारे पास मिलके जो है वो एक रिहैबिलिटेशन टीम के जो है वो मेंबर्स होते हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि जब हम ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें कंसीडर करने चाहिए। ऑर्थोसिस की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन-कौन से फैक्टर्स को हमें जो है वो मॉनिटर करना चाहिए कि ये हमें जो है वो करना है ताकि फ़र्दर हम ऑर्थोसिस जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकें। जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला फैक्टर उन्होंने डिस्कस किया हुआ वो है क्लिनिकल टीम, कि जो एक क्लिनिकल टीम होती है, जो रिहैबिलिटेशन टीम होती है, उन्हें इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि पर्सन को जो है वो क्या डिफ़ॉर्मिटी है, पर्सन की जो है वो किस तरह की हमें अलाइनमेंट जो है वो ठीक करनी है, जिसके लिए किस तरह के हम ऑर्थोसिस उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो जो ऑर्थोसिस हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनके लिए हमें जो है वो किस तरह से उनका डिज़ाइन बनाना है, कौन-सा मटीरियल उसके अंदर जो है वो यूज़ करना है, ठीक है? और फिर इसके बाद कितने टाइम के लिए हमने वो ऑर्थोसिस जो है वो उनको देने हैं। फिर फाइनल चेकआउट करना है कि फर्दर ट्रेनिंग के बाद अब पर्सन को ऑर्थोसिस की जो है वो ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये सारे हमें जो है वो एक रिहैबिलिटेशन टीम जो है उसको ये पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करने चाहिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोसिस जो हम ये पर्सन को दे रहे हैं तो इसके जो है वो गोल्स क्या हैं, हमें उन गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑर्थोसिस जो है वो किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि वो जो ऑर्थोसिस हमने दी हैं वो हमारे उसमें प्रायोरिटी जो है वो क्या है, कि हम क्या करेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेमिप्लेजिक पेशेंट हैं तो हमारा जो है वो हम चाहते हैं कि पर्सन जो है हेमिप्लेजिक पेशेंट के अंदर हमने स्टैंडिंग जो है वो करवानी है ताकि पर्सन के अंदर कॉन्ट्रैक्चर जो है वो ना बने। या हम चाहते हैं कि उनकी जो बेड टू चेयर जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसफ़र है, उसको हम करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है वो गोल है जिसके लिए हमने उसको जो है वो ऑर्थोसिस जो है वो प्रिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है उनके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में वो कह रहे हैं कि हमने देखना है पैथोमैकेनिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है पर्सन को, कोई स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज़ या अलाइनमेंट जो है वो तो इनकरेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है? या कोई भी ऐसी हमारे पास देख सकते हैं कि मस्कुलर कोई वीकनेस तो नहीं है पर्सन को, पर्सन की कोऑर्डिनेशन किस तरह से है, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। हमने जो है वो ऑर्थोसिस जिस एरिया के लिए देना है, हमने उस एरिया के अंदर स्किन जो है वो इवैल्यूएट कर लेनी है कि उसके ऊपर उस ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन वहाँ पे तो नहीं है, कोई स्कार या ब्रूस तो नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है वो कंसीडर करना चाहिए ताकि हम ऑर्थोसिस को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकें। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमें ड्यूरेशन भी जो है वो देखनी चाहिए। पर्सन को जो है वो प्रॉपर हमने जो है उसको गाइड कर देना है, प्रॉपर उसको जो है वो बता देना है कि ऑर्थोसिस आपने जो है वो इतने टाइम के लिए जो है वो यूज़ करने हैं, इस वक़्त जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है? तो हमने जो है वो बता देना है कि आपने जो है वो इतने टाइम तक इसको यूज़ करना है। हमारे पास फ़ॉलो-अप के लिए वीक में जो है वो फ़ॉलो-अप करना है, पर वीक फ़ॉलो-अप है या पर मंथ फ़ॉलो-अप है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कंसीडर करनी चाहिए और पेशेंट को इसके बारे में जो है वो गाइड करना चाहिए। दूसरा फिर अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्सन को हमने ऑर्थोसिस दिया और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, तो हमें जो है उसके अंदर मटीरियल को जो है वो कंसीडर करना चाहिए कि उसके अंदर हम अच्छा मटीरियल जो है वो यूज़ करें ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो पर्सन को सूटेबल रहे। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमें एरिया भी जो है वो देखना है कि पर्सन को जो है वो हमने किस एरिया के लिए जो है वो ऑर्थोसिस दिया है, तो प्लेस जो है वो भी कंसीडर करने चाहिए कि जो हमें पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं फाइनेंस को कंसीडर करना चाहिए कि आइदर जो है वो पर्सन इस चीज़ को मतलब अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं। हमें इस तरह के ऑर्थोसिस देने चाहिए कि जो पर्सन जो है वो अफ़ोर्ड भी कर सकता हो। ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो ऑर्थोसिस के भी हमें इसके अंदर मटीरियल और ये चीज़ें सारी यूज़ किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो पेशेंट का हमें फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए हम उसको ऑर्थोसिस जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे जो उसके लिए अफोर्डेबल हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों। और फिर उसके अंदर हमें जो है वो उनके अंदर साइको सोशल इश्यूज़ जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि पर्सन जिनको हम ऑर्थोसिस दे रहे हैं उनका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, कॉग्निटिव स्टेटस कैसा है, इमोशनल जो है वो स्टेटस कैसा है, सोशली जो है उनका स्टेटस कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम जिनको हमें जो है वो कंसीडर करना चाहिए कि जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं ऑर्थोसिस तो हमें देखना चाहिए कि क्लिनिकल टीम जो है उसको प्रॉपर उसकी इवैल्यूएशन करनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन गोल्स क्या हैं जो हम ऑर्थोसिस जो है वो पर्सन को दे रहे हैं,
कि कौन-कौन से गोल्स जो हैं वो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। गोल्स में भी हम फर्दर देखते हैं कि मेन गोल हमने जो है वो कौन-सा अचीव करना है, ठीक है। फिर उसकी फर्दर हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हमने देख लिया कि कोई और पैथोमैकेनिकल डिसऑर्डर तो नहीं है पर्सन को, एबनॉर्मल कोई स्केलेटल अलाइनमेंट जो है वो तो उसकी इस तरह से नहीं है कि जो उसकी स्टेबिलिटी में इंटरफेयर कर रही है, मस्कुलर वीकनेस तो नहीं है पर्सन को, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, स्किन, ये सारी हमने फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में जो है वो की थी। फिर हमने ड्यूरेशन देखा था, फाइनेंस देखा था, साइको सोशल इश्यूज़ उनको डिस्कस किया था और इसके बाद किस एरिया के लिए हमने ऑर्थोसिस यूज़ की, ये सारे हमें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट फिर हम वो कह रहे हैं कि नोमेनक्लेचर इसका क्या है कि ऑर्थोसिस के जो नेम हमने किए थे, इनका जो नोमेनक्लेचर डिसाइड किया था वो किस बेस पे किया था। वो कह रहे हैं कि ऑर्थोसिस के जो नेम देखे तो उसकी जो डिज़ाइन ने है उसके बेस पे दिया गया था, प्लेस ऑफ ओरिजिन की बेस पे या इम्पेयरमेंट्स की बेस पे उनके जो है वो नेम डिसाइड किए गए थे। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ऑर्थोसिस जो है वो हमने उनको 3 डिवीज़न में कर दिया है कि हमारे पास जैसे हमारे पास लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस भी होते हैं, ट्रंक ऑर्थोसिस भी है और अपर लिम्ब ऑर्थोसिस भी है। अब हमें पता है कि हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर कौन-कौन से जॉइंट हैं, उन जॉइंट के अकॉर्डिंग आप उनके नेम जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह अपर लिम्ब के अंदर, इसी तरह ट्रंक के अंदर जैसे कि लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के अंदर हमारे पास एंकल फुट ऑर्थोसिस है, फुट ऑर्थोसिस है, मतलब एफओ जो है वो फुट ऑर्थोसिस, एएफओ एंकल फुट ऑर्थोसिस, केएएफओ नी एंकल फुट ऑर्थोसिस हैं। इसके बाद हमारे पास एचओ हिप ऑर्थोसिस, इसके बाद एचकेएफओ हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, टीएचकेएफओ क्या होता है, ट्रंक हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रंक ऑर्थोसिस है जिसके अंदर हमारे पास लंबो सैक्रल फ्लेक्जन एक्सटेंशन ऑर्थोसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर लिम्ब ऑर्थोसिस और अपर लिम्ब ऑर्थोसिस में हमारे पास शोल्डर ऑर्थोसिस, एल्बो ऑर्थोसिस, रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर हमने जिसका नेम जो है वो हमने देख लिया कि किस बेसिस पे इनका नोमेनक्लेचर डिसाइड हुआ था और फिर फर्दर हमने जो ऑर्थोसिस को कैटेगराइज किया था वो हमने जो है वो अपर लोअर लिम्ब और ट्रंक ऑर्थोसिस की डिवीजन में किया था और उसमें हमने देख लिया कि फर्दर कौन-कौन से ऑर्थोसिस जो है वो आते हैं। इनको जो है वो हर एक जो है वो सेपरेटली भी हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एंकल फुट ऑर्थोसिस या फुट ऑर्थोसिस है, लंबोसेक्रल फुट लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन या शोल्डर, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कि जो हम ऑर्थोसिस यूज़ कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं, कि कैसे ऑर्थोसिस जो है वो बॉडी को फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम थेराप्यूटिक बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं, कि जो हम ऑर्थोसिस यूज़ कर रहे हैं हम वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर जो है वो मूवमेंट को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पर्सन की जो है वो मूवमेंट हो नहीं रही है, हम असिस्ट करना चाहते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोसिस। या वहाँ कहीं पे अनवांटेड मूवमेंट हो रही हैं या हम चाहते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहे, किसी मूवमेंट को हम रोकना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उसकी रेजिस्टेंस के लिए भी ऑर्थोसिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास यही है कि इसका फंक्शन, हमारे पास जो इसका थेराप्यूटिक बेनिफिट है कि या हम मूवमेंट को या मोशन को रेजिस्ट करने के लिए ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं या उसको असिस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि एक पर्सन को, अब हम देख रहे हैं कि वो उसको स्कोलियोसिस जो है वो हो सकती है, तो हम स्कोलियोसिस से प्रिवेंट करने के लिए उसको पैडिंग जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि पर्सन को जो है वो स्कोलियोसिस से प्रिवेंट किया जा सके। या हम देखते हैं कि एक पर्सन है जिसको क्वाड्रिसेप पैरालिसिस है, तो उनके अंदर हम नी एंकल फुट ऑर्थोसिस जो है वो दे देते हैं ताकि उनकी नी जो है वो स्टेबलाइज रहे। इसी तरह वो कहते हैं कि जिन पर्सन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो उनके अंदर भी हम ट्रंक हिप एंकल फुट ऑर्थोसिस दे दें ताकि हिप, नी और एंकल का एरिया जो है उसको हम इमोबिलाइज़ करें और उसके ऊपर स्टेबलाइजेशन जो है वो अचीव कर सकें। या हम देख लेते हैं कि एक पर्सन है जो डोर्सीफ्लेक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा या डोर्सीफ्लेक्शन जो है वो नहीं अचीव हो रही, तो हम डोर्सीफ्लेक्शन असिस्ट के लिए भी हम ऑर्थोसिस दे देते हैं जैसे कि एंकल फुट ऑर्थोसिस। ठीक है, दूसरा फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि फ़ोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी ऑर्थोसिस यूज़ किए जाते हैं। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ऑर्थोसिस जो है वो फ़ोर्स को ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि जो बॉडी पार्ट्स उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ऑर्थोसिस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि जो कोई फेमरल फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे फेमरल फ्रैक्चर के लिए ब्रेसेस वगैरह जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि कंफर्टेबल जो है वो हमने देखना है कि कोई ऑर्थोसिस जो हम देख रहे हैं तो ये कंफर्टेबल
जो है वो होते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा ये कंफर्टेबल होते हैं और जितना ज़्यादा एरिया जो है ये कवर कर रहे होते हैं, ठीक है? ये कवर कर रहे होते हैं, इसी तरह वो कहते हैं कि प्रेशर जो है वो उतना ही कम हो रहा होता है। इसके अलावा जो ऑर्थोसिस हम बनाते हैं, हम ये देख लिया कि कंफर्टेबल होने चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं कि प्रॉपर वो फिट भी होने चाहिए और उनका जो लिवरेज है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस एरिया के ऊपर कम होगा और स्किन के ऊपर जो हमारे पास ब्रूजेज़ या उनके जो चांसेस हैं स्कार वगैरह होने के, वो मतलब ब्रूजेस के या रेडनेस वहाँ पे हो सकती है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उससे भी हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारे इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं कि ये हमारे पास फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, अनवांटेड मूवमेंट्स को रोकने के लिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो वही हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोसिस में जो है वो डिस्कस कर लिया कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? और उसके बाद रिहैबिलिटेशन टीम जो है वो क्या है, क्या उसमें मेंबर्स हैं वो कौन-कौन होते हैं, ठीक है? दूसरा फिर इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन-कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए और उसके बाद हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो उसका नोमेनक्लेचर क्या है। हमने देखा ऑर्थोसिस को जो है वो कितनी डिवीज़न में जो है वो हमने इसको डिवाइड किया बॉडी के अकॉर्डिंग कि कौन-कौन से ऑर्थोसिस जो हैं वो हो सकते हैं और उसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारा इसके बारे में था।